हमारी कंप्लीट हो गई थी अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट क्या है क्या नहीं है। अब हमने कल उसको किस तरह से रिकग्नाइज़ करना है हमने वो भी देख लिया था कि जो हमारी ग्रांट इनकम रिलेटेड है दो तरह की होगी। एक होगी फॉर द एक्सपेंसेस, दूसरी होगी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। हमने कल सारा कुछ देख लिया था, एंट्रेंस वगैरह देखी थी। अब है कि हमने इनको प्रेजेंट कैसे करना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। या तो हम इसे क्या करेंगे, अपनी अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे या हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंसेस में से लेस करवाएंगे। ये यहाँ पे वर्ड आएगा और का। दोनों मेथड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब हमें ग्रांट मिलेगी ग्रांट डेबिट करेंगे, डेबिट ग्रांट हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेबिट ग्रांट डेबिट करेंगे और जो अदर इनकम है वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट हो रही होगी। अगर हम उसको एक्सपेंसेस में से लेस करवाते हैं, जब हमें ग्रांट रिसीव होगी कैश डेबिट, डेबिट ग्रांट हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफर्ड ग्रांट डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस को हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये दो तरीक़ेकार है जिससे हम क्या करते हैं, इनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इन एंट्रीज को नोट कर लें, फिर हम इसका सवाल करते हैं और हम इसकी एंट्रीज, इसका लेजर और इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो सारे बनाते हैं। शाबाश, जल्दी से एंट्रीज नोट कर लें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं।
लिख लिया। चलिए जी, इसको हम देखते हैं। ये सवाल कहते हैं जी, ऑन 31 दिसंबर 2020 JKL लिमिटेड रिसीव ग्रांट ऑफ ₹50,000 टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेस। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 ईयर्स। कॉस्ट उसने इनकर किया 2 लाख, 70% 2021 में, 30% 2022 में। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स अंडर द बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। ईयर एंड जो है वो इसका क्या है, 31 दिसंबर है। तो हम बोथ मेथड से क्या करते हैं, इसकी एंट्रीज भी बनाते हैं और इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे, बिकॉज R1 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली किसके आते हैं, एक्सट्रैक्ट्स के आते हैं। तो डिस्कस करते हैं। हम पहला मेथड लिखते हैं हमारे पास, दैट इज कि हम इसे किसका पार्ट बनाएंगे, अदर इनकम का। किसका पार्ट बनाएंगे, अदर इनकम का। तो जब हमें ग्रांट रिसीव हुई किस दिन, पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, फिर हम बनाएंगे इसका लेजर, फिर हम इसके बनाते हैं एक्सट्रैक्ट्स, ताकि हमारी प्रॉपर जो है कैलकुलेशंस हो जाए। तो हमारी पहली एंट्री आ जाएगी 31 दिसंबर 2020 पे हमें ग्रांट मिली थी कितने की, 50,000 की। तो हमारा बैंक जो है वो क्या हो गया, 50,000 से डेबिट हो गया, और मेरे पास डेफिड ग्रांट जो है वो क्या हो गई, 50,000 से क्रेडिट हो गई। एंट्री पास हो गई। अब अगली एंट्री जो हमने पास करनी है वो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज़ 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को हमने 70% कॉस्ट जो है वो इनकर किया, खर्चा किया। तो खर्चा किया, पेमेंट हुई है, कैश क्रेडिट, कॉस्ट क्या होगी, डेबिट होगी, एक्सपेंस जो है वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो एक एंट्री हमारे पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कितनी थी, 2 लाख, लेकिन हमने कितना किया पहला खर्चा, 70%। बताएं कितना होता है, 1,40,000 से मेरा एक्सपेंस जो है वो डेबिट हुआ, और मैंने कैश की पेमेंट जो है वो की है कितनी, 1,40,000 की। जितने परसेंट खर्चा हुआ उतने परसेंट ही मैंने क्या करनी है, ग्रांट भी रिकॉर्ड करनी है। डैट इज़ 31/12/21 को मेरी जो है वो डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी। कितनी ग्रांट थी, 50,000 की। 50 इंटू 70% कितना बनता है, 35,000। 35,000 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी, और मेरी जो ग्रांट इनकम है वो क्या हो जाएगी, 35,000 से क्रेडिट हो जाएगी। तो पहले तो हमने ये कर ली, और ये जो ग्रांट इनकम है बेसिकली किसका हमने पार्ट बनाई है, हमारी ये जो अदर इनकम है उसका ये पार्ट जो है वो बनी है। गॉट इट। अगला साल आ गया, दैट इज़ 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 फिर हमारे पास आ गई हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हुई, रिमेनिंग 30%, कितनी बनती है, 60,000। तो 60,000 हमने डेबिट कर दिया, और कितना कैश पे किया था, 60,000 मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और ग्रांट की भी रिमेनिंग मैंने यहाँ पे क्या कर दी, रिकॉर्ड कर ली। मेरे पास डेफर्ड ग्रांट जो है वो डेबिट हो गई कितने से, 15,000 से, और मेरी अदर इनकम जो है ग्रांट इनकम वो मेरी क्या हो गई, 15,000 से क्रेडिट हो गई। तो अदर इनकम के मेथड में इस तरह से देखें तो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है, अपनी अदर इनकम का इसको पार्ट बनाया है। इज दैट क्लियर, समझ आई इसकी। अब हम ज़रा इसके आते हैं डेफिट ग्रांट के लेजर के ऊपर। ये हमारे पास आ गया जी, लेजर बनाते हैं हम डेफिट ग्रांट का। डेफर्ड ग्रांट हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो 31 दिसंबर 2020 को हमें ग्रांट मिली। तो 31 दिसंबर 2020 को हमारे पास यहाँ पे आ गया, कितने पैसे आए थे, 50,000। वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए, हमारे पास अकाउंट क्लोज हो गया। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आया इसका, 50,000 ही आया। तो ये मेरे पास आ गया बैलेंस कैरिड ऑन कितना, 50,000 का। डन हो गया। अब अगले साल ही मेरा क्या बना, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया, 50,000।
अगले साल 31 दिसंबर 2021 को हमने क्या एंट्री पास की है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट हुई है कितने से, 35,000 से। तो लिख देंगे डेबिट साइड पे हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रांट इनकम कितनी आ जाएगी, 35,000। आप इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये आ गया आपके पास 50,000। कितना आ गया, 50,000। ये कितना बना आपके पास, 15,000। ये बना था हमारे पास 2020 का लेजर। ये किसका बन गया, 21 का। अब हम आते हैं 22 के ऊपर। कितना ओपनिंग बैलेंस आया, 15,000। ये 15 आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 15। 22 में कितनी रिकॉर्ड की है हमने, 15 ही रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई ग्रांट इनकम कितनी, 15,000। इसका मतलब अकाउंट मेरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ नहीं पड़ा होगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये। अब हमारे पास जो R1 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके हमें पास पेपर के सवाल करने हैं, वो है एक्सट्रैक्ट्स। वो क्या है, एक्सट्रैक्ट्स। PRC पढ़ के आए हैं, फाइनल अकाउंट बनाए हुए। फाइनल अकाउंट वहाँ पे आप पूरा बनाते थे, यहाँ पे हैं फाइनल अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स। सिर्फ वैल्यू बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है, दैट्स इट। तो एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो उसमें हम देखेंगे हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे दोनों। हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी, बैलेंस शीट के भी। हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होगी उसके भी एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो एसेट्स तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास क्या आ रही है, लायबिलिटी और इनकम ही आ रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो हम ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे SOFP के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे बनाने हैं। अब 2020 की बात करते हैं। ये मैंने 2020 में लिखा कि भाई 50,000 मेरी क्या है, लायबिलिटी है। लगी समझ। तो अगर आप देखा जाए 2020 में मेरी लायबिलिटी कितनी आ रही है, 50,000 ही आ रही है। अब मुझे पता है कि इस 50,000 में से अगले साल कितने रिलाइज होने हैं, 35। उसके बाद कितने होने हैं, 15। तो जो 12 महीने में रिलाइज हो जाने हैं वो मेरी क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी। और जो 12 महीने के बाद होंगे वो मेरी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो जब हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं वो वाले, तो हमने इस 50 को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया। 15 मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है, 35 मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी है। डन हो गया। अब हम आगे 2021 में। 2021 में देखें मेरा बैलेंस कितना है, क्लोजिंग 15,000। और ये 15,000 नेक्स्ट ईयर क्या हो जाना है, रियलाइज हो जाना है। तो जब 2021 के एक्सट्रैक्ट्स में आएंगे, लिखेंगे भाई सिर्फ मेरे पास क्या है, 15,000 रुपये की करंट लायबिलिटी है। और 22 में देखें मेरा बैलेंस खत्म हो गया, 22 में कुछ मेरी अमाउंट आ ही नहीं रही। डन हो गया। अब आते हैं हम किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2020 में कोई हमने कॉस्ट इनकर की थी, नहीं। 2021 में हमने खर्चा किया 140 का, हमने यहाँ पे लिखा था, देखें कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग डेबिट हुई थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना 140 का एक्सपेंस शो कर दिया। हमने वहाँ पे 60 एक्सपेंस किया, 22 में वो क्या कर दिया, हमने शो कर दिया। 21 में कितनी इनकम रिलाइज हुई थी, 35 की, अदर इनकम शो कर दी, 35 की आई है। और 22 में कितनी इनकम आई थी हमारे पास, 15 की इनकम आई थी, वो भी हमने क्या कर दी, शो कर दी। तो इस तरह से हमने क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं। क्लियर है ये? चैप्टर पढ़ा नहीं हमने पूरा, क्या कह सकता हूँ मैं, चैप्टर एंड है हमारा, तो बेहतर है इसके लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड हमारा पूरा हो गया हुआ ये क्लियर है? ये है देखें पहला मेथड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अदर इनकम का पार्ट बना रहे हैं। ऐसे ही है। मुझे एक चीज़ बताएं, खर्चा हुआ 1,40,000 का, इनकम रिलाइज की 35,000 रुपये की, नेट एक्सपेंस कितना हुआ है बताएं। खर्चा हुआ 1,40 का, इनकम रिलाइज हुई है हमारी 15 की, नेट एक्सपेंस कितना हुआ
1,05,000 रुपये का। सेकंड मेथड क्या था कि आप उसे क्या करो, एक्सपेंस में से लेस करवा दो। तो जब हम एक्सपेंस में से लेस करवाएंगे तो देखिए हमारी एसएफपी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ इनकम में। इनकम में कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंस और इनकम सेपरेट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या कर देंगे, नेट एक्सपेंस जो है वो शो कर रहे होंगे। सिर्फ ये डिफरेंस होगा, अदरवाइज बाकी हर चीज़ जो है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको नोट करना है, एंट्रीज को, लेजर को नोट कर लें, साथ ही आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। जिसमें कोई भी चीज़ है पूछ लें, फिर आगे चलते हैं और आगे हम ज़रा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स को डिस्कस आउट करते हैं। नोट तो कर लें एटलीस्ट। R1 में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है लॉन्ग वाला, वो एक्सट्रैक्ट्स का आता है। और एक्सट्रैक्ट्स ये होते हैं, अब देखिए हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, हमने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई, हमने सिर्फ बताना है कि फ़लानी अमाउंट कहाँ पे आनी है, फ़लानी अमाउंट कहाँ पे जानी है। ये है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट्स। जो हमारा ग्रिड चल रहा है, ग्रिड सी, इसमें से मोस्टली एक्सट्रैक्ट्स के सवाल ही आते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। चैप्टर आसान है ना, ये टेस्ट आने दे, सारे ही फेल होंगे।
क्योंकि जितना आसान है ना उतना ही ये घुमाता है, बिकॉज इसमें से लॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, डैट इज़ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन घुमा देते हैं। जैसे कल आप घूम रहे थे कि जी जब उसने क्लियरली बता दिया ग्रांट जो है वो डेयरी फार्म के लिए है, फिर भी क्या कह रहे हैं आप लोग, ग्रांट ये इनकम रिलेटेड है तो ये करेगा। सैटरडे को, इस सैटरडे नहीं लूँगा, नेक्स्ट सैटरडे। यहाँ तो आप लोगों के भी लेक्चर ही कंप्लीट नहीं होने, तरह वो हो जाए फिर टेस्ट लेता हूँ मैं। यू कैन मेक श्योर कि सैटरडे जो है हमारा वो टेस्ट डे ही है, उस पर क्लास नहीं होनी। अगर कोई भी क्लास की नीड पड़ी तो सैटरडे ऑन करूँगा, अदरवाइज सैटरडे ऑफ फॉर द टेस्ट पर्पज़ ही है। आप 5 दिन पढ़ें, सैटरडे को टेस्ट दें, दैट्स इट। R1 इतना ही है। क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसके बाद थी हमारी डैट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये जो है ना इस चैप्टर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है वो है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। जो अजाब में डालती है वो यही है। देखें, इसको भी रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 ही मेथड हैं जिसको हमने लेके चलना है, लेकिन ये ग्रांट जो हमारी एसेट से रिलेटेड है इसका ताल्लुक बनता कहाँ कहाँ पे है। ये IAS 16 के साथ मर्ज होगी, IAS 23 के साथ मर्ज होगी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी मर्ज होके आएगी। तो चूँकि हमारा ये जो सारा एरिया जो है वो नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रहा है, सो डैट्स वाई जो हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, इसके अकाउंटिंग के सवाल ज़्यादा आएंगे, इसमें से टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसको भी रिकॉर्ड करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, आप इसको अदर इनकम का पार्ट बना लें। जिस तरह से हमने अभी अदर इनकम का पार्ट बनाया है सेम वही मेथड है। ग्रांट मिलेगी, आप क्या करोगे, बैंक डेबिट, डेफिड ग्रांट क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट हो जाएगी। फिर जो एसेट की लाइफ है उस लाइफ पे क्या करेंगे, आप इसको पीरियड ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन की प्रपोर्शन में। अगर 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप हर साल क्या करेंगे, 10% ही अपनी इनकम में क्रेडिट करते जाएंगे। और अगर WDV पे है तो फिर हम एक टेबल बनाएंगे, उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन कर रहे होंगे। तो पहला मेथड तो वही है जो हमारा कौन सा है, अदर इनकम वाला, सेम मेथड आता है। सेकंड मेथड जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। इसमें कहता है कि जो ग्रांट मिलेगी ना आपको, आपने उसको एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा देना है।
और फिर क्या करना है, आपने एसेट को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना है। तो ये दो तरीके हैं इसको रिकॉर्ड करने के। अब इसको हम समझते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, बट इससे पहले एक सवाल है कि अगर हमें ग्रांट मिलेगी रिलेटेड टू एसेट, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, हम उसको कैसे करेंगे रिकॉग्नाइज? कल डिस्कस किया था, और कल के लेक्चर का स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था, उससे पिछले वाली बात ही नहीं है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट का रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है? नहीं, सवाल फेयर वैल्यू पे मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ क्या रहा हूँ कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है। मैं टाइप्स थोड़ी पूछ रहा हूँ आप लोगों से। कल इतनी डिस्कशन की थी कि ग्रांट हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर, और उसके साथ फिर दो कंडीशंस थी कि रिसीव हो जाए और जो साथ कंडीशंस हैं उनकी कंप्लायंस हो जाए। तो जो आपकी इन काइंड थी वो हमेशा किस पे रिकॉर्ड होनी है, फेयर वैल्यू पे। तो अगर हमें एसेट की ग्रांट मिली है तो किस पे रिकॉर्ड करनी है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है। तो ये ही तो उसने एमसीक्यूज पूछना है। हम जल्दी से आंसर कर देते हैं, हम सोचते नहीं हैं वो पूछ क्या रहा है, इसलिए ये जो है ना आर बच्चा फेल होता है। तो हमने कल डिस्कस नहीं किया था किस पे रिकॉर्ड होगी, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। जो आपको पैसे मिले हैं ना, कैश जी 2 करोड़ मिला है, बैंक डेबिट ग्रांट क्या होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन एसेट दिया है तो उसका क्या करेंगे, उसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे। अब जरा इसको समझते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 ABC लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 600 मिलियन एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज़ 60 मिलियन ऑन द सेम डेट। उसने प्लांट लिया है कितने का, 600 मिलियन का, और क्या लिया है उसने, 60 मिलियन की ग्रांट भी मिली है। इसको मतलब पैसे मिले हैं। तो इसके लिए तो हमें फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करने की नीड ही नहीं है। हाँ, अगर वो कहता है कि गवर्नमेंट ने प्लांट आपको दे दिया है, अब वो करेगा क्या कि गवर्नमेंट ने आपको प्लांट दे दिया, उसकी कॉस्ट ये थी, उसकी फेयर वैल्यू ये थी, तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। कहते हैं द प्लांट इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। हमने इसको डेप्रिशिएट करना है किसके ऊपर, 3 सालों पे करना है। मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 120 मिलियन है। देयर इज़ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द कंडीशन ऑफ द ग्रांट शैल बी कंप्लायंट विद। क्या आपको यकीन है कि जो भी कंडीशंस हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर बोथ मेथड। हम पहले इसका करते हैं सेकंड मेथड। वो हमारे पास क्या था कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एसेट की कॉस्ट में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लेके चलेंगे। अब एसेट की कॉस्ट में लेस करवाने का मतलब क्या है, पहले एंट्रीज पास करते हैं, फिर हम इसके कहाँ पे आते हैं, लेजर पे आते हैं। तो ग्रांट कब मिली आपको, 1 जनवरी 2021 को। तो हम एंट्रीज पे आते हैं 1 जनवरी 2021। आपने क्या किया है, प्लांट एक्वायर किया है, आपका प्लांट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या वैल्यू है, 600 मिलियन से, और आपका बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, 600 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है पहली एंट्री, पहली एंट्री क्लियर है एसेट एक्वायर करने की। सेकंड एंट्री क्या है, आपको सेम डेट पे उसने कहा है ग्रांट मिल गई है 1 जनवरी 2021 को, बैंक आपका क्या हो जाएगा, कितनी मिली है, 60 मिली, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। ये मेथड कहता है एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा दो। जब एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाएंगे, एसेट कम होगा कि ज़्यादा होगा, जब एसेट कम होता तो क्या होता है, जब एसेट कम होता तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा, डेबिट, एसेट कम होगा, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्लांट को 60 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डन हो गया, डन हो गया। अब इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया था कि मेरा प्लांट मुझे मिला है 600 का, मैंने इसमें 60 लेस करवा दिया, मैंने प्लांट किसके ऊपर रिकॉर्ड किया, 5,40,000 के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 120। तो आप 540 में से 120 को लेस करें, लाइफ कितनी है, 3 साल। आप इसको 3 पे डिवाइड करें, क्या डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, 140। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 31 दिसंबर को
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना आया है 140 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 140 से क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट हो रही होगी। ये समझ आया? बताएं, ये समझ आया सबको? ये समझ आया? अब ज़रा आए इसके एक्सट्रैक्ट्स में। ये है एक्सट्रैक्ट्स, वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन। क्या जाएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो कितनी डेप्रिसिएशन है? 140। फर्स्ट ईयर में 140 आएगी, सेकेंड ईयर में कितनी आएगी? 140। थर्ड ईयर में कितनी आ जाएगी? 140 आ जाएगी। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। और अगर हम एसेट्स की बात आएंगे तो कॉस्ट क्या लिखेंगे? 600 का एसेट लिया था, 60 फ़ौरन लेस करवाए तो कॉस्ट मेरी क्या रही? 540 ही रही, तीनों साल वो भी चेंज नहीं होगी। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 140, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। सेकेंड ईयर पे आया तो मेरी बनती है 2 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। 140 लास्ट ईयर की, 140 इस ईयर की, कितनी बनी? 280। मेरे पास क्या आ गई? कैरिंग वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ईयर गया तो 540 कॉस्ट थी और मेरे पास बनी 3 साल कितनी? 420। मेरे पास क्या है? कैरिंग वैल्यू 120 आ रही होगी। तो ये है हमारे पास एक तरीका जिसमें से हम क्या करते हैं? अपने एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे आसान है। आप देखें इसमें कोई टेक्निकलिटी है? करना क्या है भाई, उसने आपको पेपर में कहना है आपने एसेट खरीदा जी, ले लिया। ग्रांट मिली जी, मिल गई। एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट को लेस करवा दो, जैसे हमने यहाँ पे किया। 600 की थी, 60 लेस किया, क्या आ गई? कैरिंग वैल्यू 540। उसको लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दो या रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन। तो ये चीज़ मुश्किल है? ये चीज़ मुश्किल है? किसी को लग रहा है प्रॉब्लम? तो सवाल ज़रा बड़े होने दो, तो बताता हूँ ज़रा आगे जाके। जब ये सवाल मर्ज होके आते हैं ना, लग समझ आती है कि हुआ क्या आपके साथ। लेकिन लॉजिकली समझ आया कि एंट्रीज क्या करनी है और एक्सट्रैक्ट्स क्या बनाने हैं। बताएं, इसमें किसी का मसला है तो बताएं। सेकंड मेथड क्या है कि हम इसको अदर इनकम का पार्ट बना लें। सर ये जो अदर इनकम का पार्ट है ये तो सेम है, वही अदर इनकम का पार्ट है, वो तो सेम वही है जो हम सीख के आए हैं। जब अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे उसकी हम एंट्रीज जो है पास करेंगे। बेसिकली वो क्या एंट्रीज होंगी? नंबर 1 देखें, जब आपको ग्रांट मिली तो आपने क्या किया? आपका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया 60 से और आपकी डेफर्ड ग्रांट जो है वो क्या हो गई? 60 से क्रेडिट हो गई। डन हो गया। अब अदर इनकम में हमने क्या पढ़ा था? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रपोर्शन में डेप्रिशिएट करेंगे उसी प्रपोर्शन में क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट की लाइफ कितनी थी? 3 साल। तो अगर हम देखें तो एसेट की कॉस्ट थी हमारे पास 600, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 120। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 160 मेरे पास आ रही डेप्रिसिएशन। तो जिस लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहा हूँ उसी लाइफ में मैंने क्या करना है? ग्रांट को रिकॉर्ड करना है। कितनी ग्रांट थी? 60। इसको भी डिवाइड करूँगा 3 पे, कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। मतलब हर साल अब एंट्री क्या पास करूँगा? डेफर्ड ग्रांट जो है वो 20 से डेबिट हो जाएगा और मेरी अदर इनकम जो है वो क्या हो रही होगी? 20 से क्रेडिट हो रही होगी। तो जो हमने अभी पढ़ा था ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, उसमें जिस तरह से हम अदर इनकम का पार्ट बनाते थे, चाहे हमारी ग्रांट एसेट रिलेटेड है उसमें भी अदर इनकम का पार्ट सेम तरह से बनेगा। इन दोनों मेथड्स में कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। जो ग्रांट हमारी इनकम रिलेटेड थी उसमें था भाई 5 साल के लिए मिली है, 10 साल के लिए मिली है, तो हम 5 या 10 पे डिवाइड करते थे। इसमें क्या होगा? इसमें जो एसेट की लाइफ होगी जिस पे एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसी लाइफ में हम क्या करेंगे? ग्रांट को भी डिवाइड करेंगे और अपनी अदर इनकम का पार्ट बनाते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब टेक्निकली देखिएगा, आपके पास 160 की डेप्रिसिएशन आई थी, एक्सपेंस होता है, और 20 की आपने इनकम रिकॉर्ड की थी, तो नेट एक्सपेंस कितना आया आपका? 140। तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम एसेट की कॉस्ट से लेस करवाते हैं तब मेरे पास क्या डेप्रिसिएशन आई थी? 140 आई थी। तो मेथड बेशक जो सा मर्जी हो, चाहे आप अदर इनकम में जाएं,
चाहे आप एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा दें, जो नेट इफेक्ट है वो सेम है, जो नेट इफेक्ट है वो सेम है। वहां पे कितने टाइम डेप्रिसिएशन 140, अगर आप यहां पे आएंगे नेट कितना आएगा 140 ही आएगा। सेम गोज विद द ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। आप बेशक उसको अदर इनकम का पार्ट बनाएं या बेशक आप उसको एक्सपेंस में से लेस करवा दें, आपका जो नेट इंपैक्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो आपका हमेशा सेम रहेगा। तो जो नेट आंसर है, जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। बस ये फर्क कहां पे है, दैट इज द डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन। ये क्या है, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन है। अब इसका क्यों आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, एग्जामिनर ने कहा भाई ग्रांट मिली है, दैट्स इट, ओके, उसने कुछ नहीं बताया, आप इस तरह रिकॉर्ड कर लो या इस तरह रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कह दिया कि एसेट की कॉस्ट में से लेस करवानी है, फिर आप इस तरह ही करेंगे। और अगर उसने कह दिया कि भाई अगर इनकम शो करनी है तो आप इस तरह ही लेके चलेंगे। बट इसमें भी देखें आपका आंसर सेम है, इसमें भी आपका आंसर क्या है, सेम है। देखिए 160 का एक्सपेंस था, 20 की इनकम नेट कितना आया 140, तो यहाँ पे नेट एक्सपेंस कितना आया है 140 ही आ रहा है। इवन अगर हम आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के ऊपर, नेट एक्सपेंस कितना आया था 1,05,000, यहां पे कितना आया 1,05,000। तो मेथड जो सा मर्जी हो प्रेजेंटेशन का, जो नेट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? इनमें कोई सवाल, किसी किस्म की कंफ्यूजन है? ये एंट्रीज अगर नोट करनी है, ये वाली एंट्रीज नोट कर लें ग्रांट एसेट रिलेटेड की, फिर हम आगे चलते हैं और चैप्टर हमारा ख़त्म। अभी चैप्टर आसान है, इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे उसके साथ लिंक होगा ये। तो ये इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। IAS 16 साथ लिंक होगा, IAS 20 के साथ लिंक होगा, IAS 40 के साथ लिंक होगा, IAS 8 के साथ लिंक होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ लिंक होगा। तो ये हर जगह पे लिंक हो रहा होता है। स्प्रिंग 24 का सवाल आया है 20 नंबर का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें सबसे बड़ी एडजस्टमेंट गवर्नमेंट ग्रांट की है। वो पता है ग्रांट क्या एडजस्टमेंट है, क्या कि अकाउंटेंट ने ग्रांट की एंट्री गलत कर दी है, आपने क्या करना है उसको रेक्टिफाई करना है। अब ये रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाना था, आपको पता है कि आप ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाएंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर आपने गलत लेस करवा दी है तो आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, गलत आएगी। जब आपकी डेप्रिसिएशन गलत होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, उसका इम्पैक्ट भी जो है वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो पूछ रहा होता है। आप कह सकते हैं कि जितना ही चैप्टर छोटे हैं ना, उसकी उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स एडजस्टमेंट दूसरे हेड्स के साथ पूछता है। तो इसलिए इसके ये जो जितने कंसेप्ट हैं, जो एंट्रीज हैं, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको लॉजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई बात है क्या, प्रिंसिपल क्या है जी, फेयर वैल्यू पे। उसके अलावा कब रिकॉर्ड करना है, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो और जब कैश मिल जाए। ओके, समझ लग गई। टाइप्स कितनी है जी, 2 होती हैं। कौन कौन सी, इनकम और एसेट्स, समझ लग गई। इनकम की क्या है, फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्या, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए। जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है जैसे ही मिलेगी क्या करेंगे, अदर इनकम का पार्ट बना लेंगे। जो स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए होगी उसको हम क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और उसको फिर प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, क्या,
या तो उसको हम अदर इनकम में शो कर दें या हम क्या कर दें उसको एक्सपेंसेस में से लेस करवा दें। ये हो गया। फिर सेकंड टाइप कौन सी है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। कौन सी? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। दो तरह की होगी कि आपको डेप्रिशिएबल एसेट दे दी है या आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट दे दी है। ग्रांट जो आपकी एसेट रिलेटेड है उसकी पहली कंडीशन क्या होगी कि ये आपको दी ही किस चीज़ के लिए गई है? एसेट के लिए दी गई है। उसके अलावा सेकेंडरी कंडीशंस हो सकती हैं, क्वालिटी, लोकेशन, एक्सटेंड क्या होनी चाहिए, बट किसके लिए होनी चाहिए? ये एसेट के लिए होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, अब इसको रिकॉर्ड करना है। जो आपकी ग्रांट आपकी है डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो लाइफ होगी एसेट की उसके ऊपर, और जिस प्रपोर्शन में डेप्रिशिएट करेंगे उसके ऊपर कर रहे होंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड था, 3 साल की लाइफ थी, 3 साल पर डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो 3 साल पे ही हमने क्या किया? उसको रिकॉर्ड किया। और जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा, लैंड मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे? अब लैंड की लाइफ तो हमें पता नहीं है, क्या लैंड डेप्रिशिएट होता है? तो लैंड जब डेप्रिशिएट ही नहीं होता, उसकी लाइफ भी इनडेफिनिट है, क्या करेंगे? फिर लैंड जिस पर्पस के लिए दिया गया है, जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की लाइफ होगी, जिस लाइफ पे बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे उसी लाइफ पे क्या करेंगे? फिर लैंड को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उसके गवर्नमेंट ग्रांट को। फिर इसको भी प्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। क्या? या तो आप उसको अदर इनकम पे रिकॉर्ड कर लो, या आप उसको क्या कर लो? एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करवा लो। पूरा गवर्नमेंट ग्रांट यही है, यही बातें हैं। यहाँ से आई कि आपने हर चीज़ पूछनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होनी चाहिए? फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फॉरगिवेबल लोन्स की। लोन हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी, हुकूमत जो है वो आपका कर्ज़ा माफ़ कर देती है, या हुकूमत जो है वो आपको कर्ज़ा दे देती है, तो इसको हम कहते हैं कर्ज़ा। फॉरगिवेबल लोन है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको लोन दे रहे हैं, आपके पास ये कुछ कंडीशंस हैं, ये अगर आप फुलफ़िल कर देंगे तो हम आपका कर्ज़ा माफ़ कर देंगे। तो मुझे एक बात बताएं, कर्ज़ा माफ़ करना क्या बेनिफिट है कि नहीं? मेरे बिज़नेस ने 1 करोड़ का लोन लिया है, जो मुझे पता है मैंने उतारना ही उतारना है, और मैं हुकूमत मेरा वो कर्ज़ा माफ़ कर दे, तो क्या बेनिफिट है क्या? नहीं। और गवर्नमेंट माफ़ करे तो ग्रांट भी है, ग्रांट भी है, फ़ायदा ही पहुंचा। क्या ये ग्रांट इनकम रिलेटेड है कि एसेट रिलेटेड है? इनकम रिलेटेड, बिकॉज एसेट का जिक्र नहीं हुआ। अब ये फॉरगिवेबल लोन है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम कर्ज़ा माफ़ कर देंगे, तो हम इसको ग्रांट कंसिडर करेंगे कि लोन कंसिडर करेंगे? बताएं। कर्ज़ा दिया हुकूमत ने कहा हम वो कर्ज़ा माफ़ कर देंगे, पहले दिन ही बता दिया, तो इसको हम ग्रांट मानेंगे कि इसको लोन मानेंगे? क्या मानेंगे? ग्रांट मानेंगे? गलत। आप ग्रांट उसको तब मानेंगे जब आपको रीज़नेबल एश्योरेंस है कि जो उसने कंडीशंस बताई हैं आप फुलफ़िल कर लोगे। अगर आपका वो एश्योरेंस नहीं है तो आप इसको लोन ही मानेंगे। जी हमने यही तो पढ़ा क्राइटेरिया। आपको गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का कर्ज़ा दिया कि जी आपने वैक्सीन डेवलप करनी है और 5 साल तक वैक्सीन को फ्री में बेचना है। कंडीशन क्या है? वैक्सीन की डेवलपमेंट नंबर 1, और 5 साल तक फ्री में बेचना है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होगी तो जो गवर्नमेंट ने आज कर्ज़ा दिया 1 करोड़ का वो क्या कर देगी? माफ़ कर देगी। अगर मुझे यकीन है कि मैं वैक्सीन डेवलप भी कर लूँगा और 5 साल तक फ्री में बेच भी दूँगा, अगर ये दोनों यकीन है तो फिर इस 1 करोड़ को गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करूँगा। अगर ये एश्योरेंस नहीं है तो फिर ये क्या होगा? लोन ही ट्रीट होगा। फिर ये क्या होगा? लोन ही ट्रीट होगा। इज़ दैट क्लियर? ये क्लियर है? ज़रा एग्जाम्पल पढ़ें, बताएं, समझ आती है? तो फिर ये ग्रांट कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि असिस्टेंस वो है जो सिर्फ आपके लिए है, सबके लिए तो पॉलिसी है, तो पॉलिसी का इम्पैक्ट तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, वो तो पॉलिसी चेंज हुई है। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए होना चाहिए जो आपको इफेक्ट करे। ये ज़रा पढ़ें, बताएं, समझ आती है?
क्लियर है? हाँ जी क्लियर है ये। तो भाई जब अश्योरेंस है तब ग्रांट है। अगर आपको डाउट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी कंसीडर होगी। क्या होगी? लाइबिलिटी कंसीडर होगी। ये जो लोन की बात थी, कर्जा माफ़ करना, एक होता है इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट पे लोन। आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 10%, मुझे गवर्नमेंट ले देती है 2% के ऊपर। क्या रेट है? 10। गवर्नमेंट ने किस पे ले दिया? मुझे कितना बेनिफिट हुआ? ये जो 8% का बेनिफिट है, अगर ये मुझे मिला है, इसको भी मैं क्या करूँगा? गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर करूँगा कि एक्चुअल मेरा बनता कितना था और मुझे पे कितना करना पड़ा। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट था 10,000 रुपया, मुझे पे करना पड़ा 2,000 रुपया, कितना मुझे बेनिफिट मिला? तो ये जो 8,000 होगा, ये भी मेरी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर हो रही होगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है और वो है हमारा रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, जिसको हम कल डिस्कस आउट करेंगे। डिस्क्लोजर और रीपेमेंट जो है वो कल डिस्कस आउट करेंगे। बिकॉज अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने कंडीशन इम्पोज की है, ग्रांट मिल गई, कंडीशन इम्पोज की ग्रांट मिल गई। आप में से किसी ने सवाल नहीं किया कि जी कंडीशन इम्पोज की, ग्रांट मिल गई, बट कल को वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या करेंगे? जैसे हुकूमत ने कहा था कि जी हम आपको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आपने वैक्सीन बनानी है और 5 साल तक फ्री में देनी है। भाई वैक्सीन बनी नहीं, पैसे मिल गए थे, या फ्री में देनी थी, वो दी नहीं गई। तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, किसी काम करने के लिए दिए होंगे, अगर वो काम नहीं हुआ तो क्या गवर्नमेंट पैसे वापस नहीं ले लेगी? ले लेगी ना। तो हम कल डिस्कस करेंगे रीपेमेंट, और रीपेमेंट जो है वो है सुपर इम्पोर्टेंट। और रीपेमेंट से पहले जितना हमने आज तक पढ़ा है इन 3 लेक्चर्स में, उसको एक दफ़ा ध्यान से देख के आइएगा, ध्यान से। स्पेशली जो आज की एंट्रीज थी ना, इनको लास्ट में देखना है। बिकॉज हमने एक एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, डेफिड ग्रांट क्रेडिट। जब हम पैसे वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी? डेफिड ग्रांट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये जो हमने आज एंट्रीज की हैं, कल हमने इनका रिवर्सल करने। ठीक है, तो आज की एंट्रीज को ध्यान से डिस्कस करके आइएगा। कल के दिन हम विद क्वेश्चंस चैप्टर वाइंड अप करेंगे, और फिर इस सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे हम इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा रहे होंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।